तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का, ठीक है, उसका हम लोग आंसर के देखेंगे। और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, 26 में या 27 में, जब भी दीजिएगा फ्यूचर में, ठीक है, तो उनके लिए भी काम में देगा। साथ ही NPU के साथ साथ आपका रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी काम में देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और आज का, ठीक है। देख लीजिए, ये जो है आपका किनका है जी, तो ये अमीश कुमार जी का है, इन्होंने सेंड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं क्वेश्चन। सेट 1 का है, सेट 2 सेट 3 वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इससे 100 क्वेश्चन है, ठीक है। पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि 100 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर आपको OMR सेट में करना है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि 90% बच्चे हिंदी में हैं और जल्दी जल्दी मैं आंसर करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक किस देश की सभ्यता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मेसोपोटामिया होता तो उसका आंसर राइट होता, लेकिन मेसोपोटामिया ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग भारत को मारेंगे, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड इन विच इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में किन देशांतरों के बीच स्थित है, ठीक है। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व देशांतर कितना, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। मैंने इसको आपको करवाया था प्रैक्टिस में, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है। तो देखिए, सबसे साउथ में हमारा है कौन, इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तर में है हमारा इंदिरा फॉल, ठीक है। कन्याकुमारी मत मारिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है और यह कहाँ से गुजरती है। तो भारत की जो मध्याह्न रेखा है वह दोस्तों मिर्ज़ापुर, वेब सीरीज देखें मैंने भी देखा है थोड़ा थोड़ा अभी तक, मतलब सीजन 1 2 कंप्लीट है, 3 देख रहा हूँ लगभग कभी टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो यह 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा पूर्वी देशांतर से गुजरता है। तो अरे यार, वो पश्चिमी हो जाएगा, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए मत मार दीजिएगा क्योंकि ए वाला पश्चिम है। फिर है हमारा 5वां क्वेश्चन, श्रीलंका और भारत को क्या अलग करता है। तो देखिए, श्रीलंका और भारत को पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर, ये तीनों अलग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है या फिर 2.42, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है इसका लंबा है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि पूरा जमीनी वाला भाग। अगर पूछ ले समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, कोस्टल एरिया कितना है इंडिया के पास, तो 7,516.6 किलोमीटर। इसमें आपका नेवी रहता है, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। 9 नंबर में हमारा कर्क रेखा किस उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है हमारा 2 उत्तर पूर्वी राज्य, एक मिजोरम और एक त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मिजोरम को मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान रखता है। तो देखिए, दक्षिण एशिया जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क मछली नहीं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये एक दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। यहाँ पे 8 मेंबर कंट्रीज हैं और इसमें सबसे बड़ा इंडिया यानी कि हमारा भारत सबसे बड़ा कंट्री है मेंबर में से, ठीक है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और स्थापना 1985 में हुआ था। और क्या नाम था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। 11 नंबर है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हमारा बिहार, लगभग 1100 कितना व्यक्ति रहता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। और वहीं पे अगर आपका पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो हमारा हो जाएगा वहाँ पे दिल्ली, लगभग 10,000 आदमी 1 किलोमीटर में रहते हैं ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है हमारा अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति रहते हैं मात्र 1 किलोमीटर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो देखिए पुरुषों और महिलाओं के अंतर अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा डिफरेंस अगर निकाला जाए कि कहाँ पे पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर है और फिर उसी राज्य के महिला, तो राजस्थान में जो है पुरुषों का साक्षरता हाई लेवल पे है लेकिन महिलाओं का साक्षरता बहुत ही लो लेवल पे है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में आपको मालूम है अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी धारणा प्रचलित है, ठीक है। 14 नंबर है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी कितनी है, सॉरी आबादी किसकी है। तो वहाँ पे देखिए आपका एक जनजाति रहता है जिसका नाम है आपका नेग्रोइड्स, ठीक है। नेग्रोइड्स नाम की जनजाति वहाँ पे पाई जाती है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है किस दशक के दौरान जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो नकारात्मक वृद्धि मतलब कि उस साल बढ़ा नहीं बल्कि और घट गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 21 के बीच में नकारात्मक वृद्धि हुई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं रहती है। तो देखिए भारत के हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी, इन 4 जगहों पे आपको जनजाति देखने को नहीं मिलेगा, ना ही एसटी ना ही एससी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एससी मिल भी जाएगा लेकिन एसटी बिल्कुल नहीं मिलेगा, एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो कौन कौन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी डैश में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अनुसूचित यानी कि एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है भारत की भील, ठीक है, कौन है, भील जनजाति, और दूसरा है गोंड जनजाति, और तीसरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है संथाल की, जो कि हमारे झारखंड में पाई जाती है। अगला है हमारा 18 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। तो 1991 से 1 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.93 थी, ठीक है, कितना, 1.93। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या घनत्व, सॉरी रिलैक्स हो जाओ सागर, आराम से बोलना है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोलने में लगा हूँ। भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, किस जनजाति की, तो भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे कौन, गोंड, और तीसरे नंबर पे संथाल, ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम लिंग अनुपात है हमारा हरियाणा, मैंने बताया था 879, 879 यहाँ पे महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में, ठीक है। और वहीं पे केरल सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सॉरी लिंग अनुपात वाला राज्य है। अगला है हमारा कल्हन की राज तरंगिनी, कल्हन की राज तरंगिनी एक पुस्तक है, राज तरंगिनी एक बुक है, ठीक है, कल्हन ने लिखा है उसको। तो किसके बारे में जानकारी, इतिहास में हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक को पढ़ने से। राज तरंगिनी को अगर आप पढ़िएगा तो कश्मीर की जानकारी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। दोस्तों सम्राट कनिष्क, ठीक है, कुषाण वंश के सबसे महान सम्राट थे कनिष्क, और इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति को आयोजित किया गया था। 4 बौद्ध संगति हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कंबाला खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कंबाला खेल जो है आपका कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, कंबाला कर्नाटक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारत में नागर शैली, ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बेसर शैली। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रकार की शैलियों से मंदिर बनाए जाते हैं। आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका नागर शैली कुछ इस टाइप से बनता है हमारा मंदिर। उत्तर भारत का मंदिर कैसा होता है देखें, मतलब इस टाइप से, ठीक है। और जो द्रविड़ शैली में बनते हैं मंदिर वो कुछ इस टाइप से। साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो सब इस टाइप से, ठीक है, द्रविड़ शैली। और बेसर शैली में कुछ इस टाइप से हैं, इस टाइप से, मतलब एक चबूतरा रहेगा। ये हमारा नागर का है, नागर में एक घर बनाते हैं और ऊपर में एक गुंबद दे देते हैं। तो ये हमारा नागर शैली के मंदिर लगभग उत्तर भारत में सभी ऐसे ही देखने को मिलेगा। और बेसर शैली में क्या होता है कि आपको आधा मिलेगा घर और आधा मिलेगा शंकु आकार, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेसर शैली हो गया, दोनों मिक्स करके। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा है? ठीक है, तो देखिए बराबर की गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य के सिद्धांत इसकी वकालत की है। तो देखिए आदित्यवाद का जो सिद्धांत है आदि शंकराचार्य ने दिया था और इसमें ब्रह्म को माना गया था, ठीक है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ठीक है, ईश्वर ज्ञान है, ईश्वर ही सब कुछ है, ब्रह्मा ही सब कुछ है और इसके अलावा सब मोहमाया है, ऐसा उन्होंने माना है। नेक्स्ट 27 नंबर, शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है, तो शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली जो है हमारा, इसका राइट आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि सामाजिक भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, शिक्षा से जीवन में अपेक्षित परिणाम क्या कहलाते हैं? तो देखिए शिक्षा से जीवन में अपेक्षित परिणाम को हम लोग लक्ष्य बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। एक मिनट, लाइन आ गया, थोड़ा सा आपको आवाज़ डिस्टर्ब सुनाई देगा पंखा का, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है जी? 29 नंबर, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान, कहाँ है जी? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, ठीक है, इन्हीं सर सैयद अहमद खान के ने बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस नीति के तहत की गई? तो देखिए भारत में ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि डिस्टेंस से 3 साल का वहाँ पे अभी भी ग्रेजुएशन होता है। इग्नू नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में बनाया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है हमारा, चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी भाषा को हम लोग आगे रखेंगे, ऐसा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर, वह आधार जिस पर विषयगत गतिविधियों एवं अनुभवों की योजना बनाई जाती है क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिजाइन। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के केंद्रीय बजट द्वारा डैश संसद के किन सदनों में प्रस्तुत किया जाता है? तो मैं जल्दी बताता हूँ। लोकसभा के वित्त मंत्री, ठीक है, मतलब भारत के वित्त मंत्री लोकसभा के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। कितना बार? तो 10 बार अभी तक प्रस्तुत कर चुके हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? R.K. षणमुख शेट्टी, ठीक
ठीक है, सन्मुखम सेट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक को बढ़ावा देती है? तो देखिए कृषि जो है भारतीय औद्योगिक पर कच्चे माल की आपूर्ति करता है, सबसे बड़ा रीजन यही है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलना नहीं, यही इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आईडीबीआई की स्थापना हुआ है जुलाई 1964 में, 1964 में। ठीक है, जुलाई 1964। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गरीबी हटाओ का नारा किसमें शामिल है? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक सीमित है? ठीक है, तो देखिए कृषि के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो नाबार्ड आपको ऋण देगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी, दोनों मिल के साथ में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो डॉक्टर पी रामाराव समिति रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं और इन्हें डीआरडीओ में विशेष योगदान दिया जाता के लिए जाना जाता है। डीआरडीओ समझते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिसाइल वगैरह बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड काम करती है, उड़ीसा में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, सॉरी मुख्यालय बोलता हूँ, संस्थान स्थित है और समीर कामत इसके अभी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हमारा 43 अंतिम उपाय का ऋणदाता है। इसको इंग्लिश में देखिए, हिंदी में अच्छा से नहीं लिख पाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज, तो यह हो जाएगा हमारा आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन 2015 में ही इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, और इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया है नीति आयोग। ठीक है, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है और बहुत कुछ है यार। चलिए आगे देख लेते हैं। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा इनका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है हमारा सेबी की स्थापना कब हुई? ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 1992 में हुआ था। इसका चेयरमैन का नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई लेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन भारत बिजली निर्यात करता है। तो देखिए बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा मात्रा में बिजली निर्यात करता है। झारखंड का गोड्डा जिला में गोड्डा पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। ठीक है, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद कौन सी है? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है। देखिए हमारा खर्चा किस में सबसे ज़्यादा होता है? सब्सिडी भुगतान या ब्याज ऋण या क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋण का भुगतान। ठीक है, ऋण का जो हम लोग ब्याज देते हैं बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देख लेते हैं। मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो ये किराना के दुकान है इनका और खाद वाला, मतलब भोजन और किराना, यहाँ पे तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। आदित्य बिरला समूह, भारतीय इंटरप्राइजेज, रिलायंस समूह, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किराना से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा भारत का निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान रखता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन मूल्य में शीर्ष स्थान रखता है? चिली मिर्चा।
ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्यात वस्तु के रूप में, ठीक है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा शीर्ष मूल्य कौन रखता है? चिली, मिर्चा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 51 नंबर, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो सबसे अच्छा संकेतक है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देखिए आधा हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 20 मिनट हो गया और टाइम लग जाएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए 5 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। अगर आपका 70 नंबर आ रहा तो 65 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझसे 5 क्वेश्चन गलती हो सकते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की व्याख्या करता है? तो आर्थिक विकास की व्याख्या कौन करता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या प्रति व्यक्ति इंक्रीजिंग पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीजिंग? तो इसमें हम लोग क्या मार सकते हैं यार, इसमें तो कन्फ्यूज हो गया मैं। चलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर कर देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पूंजी की कमी हो चाहे बेरोजगारी हो अविकसित देशों में, अनडेवलप्ड कंट्रीज। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? ठीक है। तो देखिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असमानता का उच्च दर, पूंजी उत्पादन का निम्न स्तर, अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था, ये सभी जो है आपको अविकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्र सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम क्या होता है? वही इसका हम लोग क्या मानेंगे, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पादन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि है, किस प्रकार की आर्थिक वृद्धि है? तो विकास का अर्थ किस प्रकार की आर्थिक वृद्धि से होगा? हमारा मूल्य स्थिरता के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, राष्ट्रीय आय अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा करता है? ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो है हमारा अपेक्षा करता है भूमि की बिक्री, ठीक है, सेल्स ऑफ लैंड, इसकी उपेक्षा करता है, ठीक है, यानी कि इग्नोर करता है इसको। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एचडीआई कब और किसके द्वारा पेश किया गया? एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक हिंदी में बोलते हैं। और यह जो है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, क्या नाम है यार, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा 1990 में महमूद उल हक के द्वारा चलाया गया या दिया गया। और ये महमूद उल हक पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान सब चीज़ में पीछे है, नहीं भाई, साइंटिस्ट भी है वहाँ पे अच्छे अच्छे। नेक्स्ट है हमारा 2020 में भारत में जीवन प्रत्याशा डैश तक बढ़ गई, ठीक है। तो कितना तक बढ़ गई है? मतलब अब यहाँ भारत का आदमी 70 साल तक जीवित रहता है, समझ रहे हैं। तो कितना साल आप जी लिए हैं? मैंने तो यार लगभग 25 साल नहीं हुआ है, लेकिन 23 साल मैंने जी लिया है, ठीक है। 23 40 69 लगभग समझ लीजिए कि 1/3 जीवन मैंने जी लिया है। आप लोग भी लगभग 1/3 जीवन जी लिए ना, 25 साल पढ़ते पढ़ते बीत जाता है चला। चलिए जो भी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत बाजारों में कीमतें निर्धारित करने अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत बाजारों में कीमतें निर्धारित करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीमत जो निर्धारित करते हैं उसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक आर्थिक समस्या है? ठीक है। तो व्यापक आर्थिक समस्या हमारा औसत कीमतों में वृद्धि के कारण। अब डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा स्पीडली थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने अपेक्षित हानि आधारित रेटिंग प्रकाशित की है? ठीक है। तो हानि आधारित रेटिंग प्रकाशित करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? सेबी है, सेंट्रल, ठीक है, सेबी। और सेबी में मैं भी थोड़ा बहुत पैसा लगाता हूँ शेयर बाजार में। अगला है हमारा,
राष्ट्रीय आय शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम हम लोग स्थानीय रोजगार सबसे ज़्यादा इसका तात्पर्य है, ठीक है, लोकल एम्प्लॉयमेंट। 65 नंबर है हमारा, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके रिसर्च के आधार पे भारत में विकास दर क्या है? तो विकास दर 2021-22 में 7.4 रखा गया है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं एसबीआई में किन किन का अकाउंट है जी। और अकाउंट है तो एक ईमानदारी से बताइए, जितना आपका उम्र है उससे ज़्यादा पैसा हज़ार में है। जैसे आपका उम्र 21 साल है तो 21,000 से ज़्यादा पैसा है आपके अकाउंट में नहीं होगा ना। चलिए बहुत से लोगों का होगा, लेकिन रियल में देखा जाए तो बहुत कम लोगों का होगा, लगभग 1%। बताइएगा तो किसका किसका है। और हाँ, ऐसा पैसा जो आप खुद कमाए हो वो वाला पैसा। चलिए हिंद क्वेश्चन है हमारा, हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, कब किया गया? तो देखिए ये जो वर्ड है हमारा, सबसे पहले इसका उपयोग अरब के द्वारा किया गया। अरब के जो लोग आते थे वो क्या नाम है, सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और उसके बगल में रहने वाले को इंडियन बोलते थे, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान, हिंद, वहीं से हमारा जन्म लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा M.N. रॉय, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय इसका फुल फॉर्म है, एक प्रवासी कम्युनिस्ट जनरल था, ठीक है। तो दोस्तों वह एक प्रकार का अगवा था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैनगार्ड। शादी में एक अगवा होता है ना, उसी तरह से। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जन्मदाता भी थे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? देखिए 50 क्वेश्चन के बाद रियल रूप से देखा जाए तो ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर आना चाहिए, लेकिन इनका पेपर मात्र लगभग ग्लोबल सिटीजनशिप का मुझे लगता है, मतलब सतत विकास वाला, लगभग 30 क्वेश्चन मुश्किल से है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका इंडियन अंडरस्टैंडिंग इंडिया से है, लगभग 70 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंडिया और 30 क्वेश्चन जो है ग्लोबल सिटीजनशिप से है। लेकिन होना चाहिए 50-50, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा खूंटी जिला ओलिहातू के जन्म लेने वाले थे। 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था, ठीक है। 1895 से 1900 के बीच में लड़ाई किए और 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए, ठीक है। रांची जेल में हैजा के कारण बोला जाता है कि इनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किसने की? आजकल का 23 साल का लड़का खोजते भूलता है कि किधर गई किधर ना, और उस टाइम पे खोजते बोलते थे किधर गया अंग्रेज, तो पकड़ो सलाख और पीटो, ठीक है। और आजकल क्या खोजते बोलता है? ये वाला। लेकिन ये सब खोजना नहीं है, आपको खोजना है सर्विस, बिजनेस, अपना करियर, ये सब खोज लेना है। उसके बाद खोजना है, ठीक है, उसके बाद आपको खोज लेना है, एंड उसके बाद खोजने के बाद आपको ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से, ठीक है, और अच्छा नागरिक बन जाना है। नेक्स्ट है हमारा, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किसके द्वारा की गई? तो मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत एकदम सिगरेट गुटखा खाते थे। लास्ट में इनका डेथ जो है कैंसर के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने कुख्यात, मतलब विख्यात नहीं, कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार जारी की, जो निर्धारित था भारत में विधानमंडलों में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की स्थापना किसके शासन के दौरान की गई? तो भारतीय संविधान की स्थापना क्लेमेंट इटली, जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन के राजा थे, उनके द्वारा की गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को जाना जाता है, M.A. जिन्ना, यही जिन्ना जो कि पाकिस्तान को अलग करवाया था भारत से, ठीक है। और देखिए बोला था, बहुत से लोग विरोध किए थे, और अभी साथ में होता तो कुछ ना कुछ वहाँ से, तो अभी जितना है पाकिस्तान जितना पीछे है, कम से कम उतना पीछे तो नहीं रहता, हमारे साथ में रहता तो। अगला है, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो यह जो है अस्पृश्यता संबंधी लिंग की जो धारणा है
महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मदर इंडिया एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए मदर इंडिया एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया है और अंग्रेज का नाम क्या है? कैथलीन मेयो। ठीक है, एकदम मस्त दिखती है, फोटो देखिएगा इनका। चलिए नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? ठीक है, संघ मतलब जो हमारी शक्तियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर मूव करती है। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? यह बोलता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। और राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, हमारे यहाँ पे 3 सूचियाँ भी हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय हैं, केंद्र सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52। 77 नंबर है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, जैसे हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। 78 नंबर है। भारतीय संदर्भ में शब्द अधिसूचित जनसंख्याओं को संदर्भित करता है। अधिसूचित जनसंख्या मतलब दोस्तों वैसी जनजाति जो थी पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन वास्तव में वे आपराधिक नहीं थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यही परिकल्पना की गई है। क्या परिकल्पना की गई है? तो किया गया है कि संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है, समाजवादी गणराज्य बनाने, इस तरह से बोलते हैं, तो वही वाला है। ठीक है, प्रेमबल। नेक्स्ट है हमारा, ये टिप्पणी किसकी थी? मैं पहले हिंदू हूँ और बाद में भारतीय। किसने बोला था? तो लाला हरदयाल ने बोला था, मैं पहले हिंदू हूँ उसके बाद में भारतीय। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मैं भारतीय हूँ पहले, उसके बाद हिंदू हूँ। ठीक है, जो भी धर्म है मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। यार सही बता रहा हूँ, मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। चलिए, और लेकिन अपने धर्म को तो मानता हूँ ही हूँ, ये भी बात है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डैश के स्थान पर लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो किसके स्थान पर लिंग का प्रयोग किया जाता है? यार ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंग के स्थान पर लिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब थोड़ा सा वर्ड ख़राब है, ऐसा यूनिवर्सिटी लोग भी पेपर सेट कर देता है ना। फिर अगला है हमारा, फिराजी विद्रोह की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो फिराजी विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई? यार मेरा भाई रो रहा है, छोटका भाई। वाह, चलिए, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाता है। इतना ज़ोर से अगर बच्चा रहेगा ना घर में तो ऑब्वियसली कि माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई थी। अपना भाई नहीं है भाई, चाचा का है। मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी 1906 ही होगा, क्योंकि 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, तो हम लोग 1906 ही मानेंगे। 30 दिसंबर था ना, 31 दिसंबर अभी बाकी था, उसके बाद ना 2007 आता, तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ठीक है, यह एक प्रकार का राजनीतिक पार्टी था। 84 नंबर है, डैश संशोधन ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन कहाँ है, ब्रिटिश भारत में विधान परिषद की पहली सदस्य का नाम बताइए। तो देखिए जब ब्रिटिश भारत चलता था उस टाइम पे हमारी पहली सदस्य कौन थी? उनका नाम था रेड्डी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना डैश को केंद्रित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी। ठीक है, अगला है, बाल श्रमिकों को डैश सबसे बड़ी संख्या है। तो भारत में जो है बाल श्रमिक सबसे ज़्यादा काम करते हैं। 14 साल से अगर आप कम बच्चों को खटा रहे हैं तो आप बाल श्रमिक कहलाएंगे। 14 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगा आपका। हाँ, लेकिन काम के साथ पढ़ाई कीजिएगा, बस ध्यान रखिए। और अगर घर के बच्चों को खटा रहे हैं तब वो बाल श्रम में नहीं आएगा, लेकिन आप किसी को पैसा दे के खटा रहे हैं। ठीक है, घर के बच्चों को भी अगर आप 8 घंटा से ज़्यादा, मतलब 14 साल से कम उम्र का है और अगर आप 2 घंटा ज़्यादा खटा रहे हैं ना उसको,
तो वो बाल श्रम में ही काउंट नहीं होगा। 2 घंटा तक खटाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको भी लगना चाहिए ना कि भाई मेहनत कर रहे हैं मेरे घर वाले भी। 89 नंबर 1976 में बंधुआ मजदूरी डैश को द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूर मतलब ज़बरदस्ती पकड़ के आपको काम कराएगा, और एक होता है गिरमिटिया मजदूर जो कि ज़बरदस्ती पकड़ के आपको विदेश ले जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण जीवन स्थितियों में सुधार हुआ है। कैसी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ है? तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन इन ऑफ वर्कर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकासशील देशों में श्रमिकों का सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। कौन कौन? गांव स्तर पे आपको मिल जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और बलवंत राय मेहता समिति उससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को बना था। 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान में परिवार लागू हुआ था। बालिकाओं के लिए सार्क का दशक था। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एक संगठन है जिसके द्वारा गर्ल्स डिकेड मनाया गया था 1991 से 2000 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भारत में किसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया? तो देखिए, सदाबहार क्रांति का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारे MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति को भी लाए थे। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? तो अधिक उपज वाले फसल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्या था यार, नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति का संबंध हमारा मछली उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति मछली उत्पादन, लाल क्रांति पूछ ले तो मीट उत्पादन। नेक्स्ट है हमारा, और मछली को कभी कभी मत्स्य भी बोला जाता है, मीन भी बोला जाता है। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक आयोजित होती है। देखिए, कृषि की जो जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप लोग 4.1 वर्ष मार सकते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा 5 साल। अगला है हमारा, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वहीं पे पूछ ले राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सर सैयद शिक्षा के पैगंबर थे, यह किसने कहा? सर सैयद मोहम्मद जो थे। ठीक है, सर सैयद जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है, सर सैयद मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, महात्मा गांधी। मैं बोलते बोलते ना थक गया हूँ। ठीक है, ये इतना देर तक आप भी लगातार बोलते रहिए ना, आपको भी। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने किसके मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था, मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया? ठीक है, तो किसके मृत्यु पर कहा था ऐसा महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों राइट आंसर बोला था बाल गंगाधर तिलक की। जब डेथ हो जाती है तो उन्होंने बोला, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया। अच्छा, चला गया, एक दिन जाना है भाई, सबको रीत है जीवन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च क्या था? तो देखिए, दांडी मार्च 1930 में चलाया गया था, 1930 में, और इसमें नमक सत्याग्रह सविनय विज्ञान आंदोलन था, जो कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। ठीक है, देखिए 40 मिनट हो गया। थैंक यू, इतना देर तक वीडियो को बोला मैंने, चलिए, और आप लोगों ने सुना। अब कल जिनका एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं सबको कर लीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड, और ये सब क्वेश्चन भी हो सकता है आपको रिपीट हो जाए, 4-5 याद हो सकता है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक रिपीट हो सकता है। आगे देख लेते हैं, तो क्या देखेंगे, इसका PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाय।